आज फोर्थ डे है आप लोगों की कंसिस्टेंट स्टडी का। और मेरी कमिटमेंट है आप लोगों के साथ कि आपके एग्ज़ाम तक मैं आपको ये वीडियोस बनाकर दूंगा ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। और जो भी बच्चा आखिरी तक कंसिस्टेंट रहेगा पढ़ाई में उसका सिलेक्शन हो जाना है। अभी फोर्थ डे है, 10वां दिन भी आएगा, 50वां दिन भी आएगा। इस तरह से बहुत सारे दिन आएंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन जो बच्चा उस दिन भी पढ़ लेगा उसके लिए सिलेक्शन के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। आपका जो मन है वो तरह तरह के बहाने बनाएगा आपके सामने ना पढ़ने के। जैसे कुछ बहाने मैं बताता हूँ आपको कि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत कम टाइम है, इतने कम टाइम में तो सिलेबस नहीं होगा, क्या फ़ायदा पढ़ के। आज क्या पढ़ना है यही डिसाइड करने में पहले आप पढ़ने बैठते हो, फिर आपको लगता है क्या पढ़ना है, इस चीज़ में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। फिर आप किसी सोशल मीडिया की साइट पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट करने लगते हो जो आपने सोचा था कि पढ़ने के लिए। कहाँ से पढूँ, आप बहुत सारी रिसोर्सेज इकट्ठी कर लेते हो कि वहाँ से मैं पढ़ूँगा, और इसी इसी रिसोर्सेज के ढूंढने में ही टेलीग्राम आप खोल लेते हो, उसके अंदर रिसोर्सेज देखते हो, नोट्स देखते हो नए नए अलग अलग, तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है और पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कोई चीज़ पढ़ने लगते हो, अनइम्पोर्टेंट पढ़ने लग गए तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो गया। डिस्ट्रैक्शंस, इसका तो इलाज आपको खुद से करना पड़ेगा। लैक ऑफ मोटिवेशन, जब आप देखते हो ये सब चीज़ें, सिलेबस इतना बड़ा है, टाइम बहुत कम है, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, मैंने पहले कुछ नहीं पढ़ा, तो ये सब चीज़ें मन का खाना होती है, मन को मजबूत बनाती है ना पढ़ने के लिए। मैं आपको सिंपल सी बात एक बता रहा हूँ कि ये जो आपको टारगेट दे रहा हूँ मैं, यही आपका सिलेबस है, यही चीज़ आएगी आपके एग्ज़ाम में, बस इतनी सी चीज़ आएगी एग्ज़ाम में। जैसे आज 1 जुलाई का मैंने आपको काम दिया, आज 1 जुलाई को सुबह से लेकर शाम तक आपकी तैयारी का टाइम है और शाम के टाइम आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। आपको CPWD में सेलेक्ट होने के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है, सिर्फ इतना सा, पूरा सिलेबस नहीं। आपको सिलेबस बता दिया मैंने, सिलेबस सिर्फ इतना है। हिस्ट्री में इतना ही आएगा, सिर्फ 2-4 पेज आएंगे, ज्योग्राफी में 6 पेज आएंगे, टेक्निकल में सिर्फ ये 3 चैप्टर आएंगे और रीजनिंग में सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सिलेबस है ये, आपको सिलेबस पता चल गया, इतना सही है। टाइम कितना है, 1 दिन। सोच के देखो 1 दिन में कर सकते हो क्या ये, ठीक है। और आज क्या पढ़ूँ ये मैंने आपको बता दिया, कहाँ से पढ़ूँ ये रिसोर्सेज मैं कमेंट में ही डाल दूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन आएंगे ही नहीं जब आपको पता है कि ये सिलेबस है, अगर मैंने इतना कर लिया मैंने तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा CPWD में। इस सोच के साथ पढ़ो, ठीक है, तो अपने आप ही आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। हाँ, आप ये सोच सकते हो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो उसमें जब आप धीरे धीरे एक स्टेप आगे जाते हो और आपको लगता है कि शायद उतनी चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मोटिवेशन कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो मोटिवेशन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि ये जो आपका सिलेबस है, इतना सा सिलेबस है, पूरा दिन भर का टाइम है, रात के टाइम आपका पेपर होना है, अगर आपने ये कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही डेली आपको सिलेक्शन लेना है, 90 दिन तक सिलेक्शन ले लोगे तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी CPWD 100% मिलेगा आपको। तो यही बेसिस है इस पूरे प्रोग्राम का। आपका मन बहाना नहीं बना पाएगा अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे तो। जब आपका मन बोलेगा कि यार बहुत सारा सिलेबस है, कैसे करूं कंप्लीट, आपको मन को बोलना है कि इतना सही तो काम है, अगर इतना सा भी कर दिया मैंने तो हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। बस इसी तरह से आपको करना है। और जो ये डे 1 से लेके डे 90 का सफ़र मेरे साथ तय करेगा और हर दिन अपना 100% देगा। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि जो बिगनर्स होंगे उनको ये काम होगा, ये थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा होगा और शायद पूरा कंप्लीट ना भी कर पाते हो। अगर आप 50% भी कंप्लीट कर रहे हो लेकिन आप अपना 100% दे रहे हो तब भी आपका सिलेक्शन होगा। तो शुरू करते हैं आज के टास्क से कि आपको क्या करना है। ये जितना भी टास्क दे रहा हूँ, ये जिस भी नोट से मैं दे रहा हूँ वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, प्लस मैं जो कमेंट पिन कर दूंगा उसके अंदर भी आपको ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। ये जो पेज नंबर है उसके अकॉर्डिंग ही मैं दे रहा हूँ। आप चाहे तो वो पेज नंबर एक बार देख लो नोट्स खोल के, और उसके अंदर जो भी कंटेंट हो वो अपनी नोट से भी पढ़ सकते हो या फिर इस भी नोट से पढ़ लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे टास्क दे रहा हूँ ये सभी बच्चों को एक साथ दे रहा हूँ, अब मैं हर एक बच्चे के नोट्स के हिसाब से तो नहीं दे सकता। दूसरी बात, कई बार टॉपिक्स नहीं होते इसके अंदर कि आपको टॉपिक वाइज दे दूँ। जैसे ड्रेनेज सिस्टम एक टॉपिक है, जब वो
टॉपिक देना होगा तो मैं पेज नंबर के हिसाब से नहीं दूंगा, मैं सीधा इन द सिस्टम या फिर ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह से मैं आपको दे दूंगा। लेकिन जहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं कि जैसे पेज नंबर 44 से 47 तक है तो वेरन हैजली और वेरन हेस्टिंग और कॉर्नवेलिस, लेकिन इसके साथ साथ बीच में इनके टाइम पे जो जो चीज़ें हुई हैं वो भी आपको साथ साथ करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेरन हेस्टिंग के बारे में आप पढ़ लो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ये, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ लो, लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रीटीज़ हुई वो सब भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। वो जो मैंने नोट्स दिए हैं उसके अंदर से आप देख सकते हो, अगर आप अपने नोट से पढ़ना चाहो तो अपने नोट से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं जब मुझे पेज नंबर के हिसाब से सही लगेगा तो मैं उस टाइम पे पेज नंबर के हिसाब से दूंगा। और जब जैसे पॉलिटी के अंदर अब पेज नंबर की जगह मैं टॉपिक दे रहा हूँ तो आप अब टॉपिक के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे इस चीज़ में, और मैं जिस तरह से काम दे रहा हूँ आप उसको थोड़ा सा समझ के आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो बस, तो मेरे लिए भी थोड़ी आसानी होगी। तो आपको हिस्ट्री में आज पेज नंबर 44 से 47 तक करना है, और इसके अंदर वेरन हेस्टिंग और कॉर्नवेलिस के जो टाइम पीरियड है उनके बारे में आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी के अंदर जो आप अभी तक नोट्स पढ़ रहे थे वो वहाँ पे अब उसका कंप्लीट हो गया। आपको दूसरे ज्योग्राफी के नोट्स मैं यहाँ पर कमेंट में डाल दूंगा। आपको वो नए वाले जो दूसरे वाले के ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 6। इसके अंदर मैप भी अटैच्ड है, तो एक बार आप जो जो आप फीचर्स पढ़ रहे हो ज्योग्राफी के अंदर पेजेस में आप उसको मैप से भी देख लेना, ठीक है। तो पेज नंबर 1 से 6। और पॉलिटी के अंदर आपको सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये सब सैलेंट फीचर्स में आएगा। प्लस प्रियम्बल के बारे में आपको पढ़ना है कि प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। हो सके तो प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो पूरा प्रियम्बल है ये आप याद भी कर लोगे तो खुद से भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और एक एक अच्छी चीज़ होती है कि प्रियम्बल याद हो जाए। मुझे याद नहीं है लेकिन मैं आज याद करने का सोच रहा हूँ कि मैं भी आज इसको प्रियम्बल को याद करूँगा, सबको याद होना चाहिए। तो आप सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल दोनों चीज़ें करोगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हो गया। रीजनिंग के अंदर आप मिरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो करोगे, पेपर कट एंड फोल्ड के क्वेश्चन करोगे, और साथ में कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं आप करोगे। आपके पास कोई भी बुक हो, PYQ हो, आप उससे कर सकते हो, नहीं तो पिनेकल की बुक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अब आते हैं टेक्निकल पे, सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पार्ट पे आ जाते हैं। आपको सोम के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पहला चैप्टर है वो आपको पढ़ना है। उसको आप थोरली आपको पढ़ना है नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा। साथ में कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल को आप नोट्स से ना ही पढ़ो, आप ऐसा कर सकते हो कि SSC JEE के PYQ और आप ESC के PYQ भी एक बार देख सकते हो, ऊपर से नज़र मार सकते हो, या फिर YCT AE, तीनों में से कुछ भी आप आधा घंटा बस कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के एक बार क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, इतना भी सही रहेगा। बाद में आपको नोट से भी पढ़ने के लिए बोलूँगा, लेकिन अभी आप इसके एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेना। जब आप क्वेश्चन आंसर एक बार देखने के बाद थोड़ा समझ लोगे किस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आप जब नोट से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और डेप्थ वाला चैप्टर नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर से देख सकते हो इसको। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर है पहला, ये थोड़ा डेप्थ वाला चैप्टर है, तो आपको इसको नोट से ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप जो बहुत बड़े बड़े इसके अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं सोल्व करने वाले, ठीक है, तो उनको आप एक बार स्किप कर सकते हो, बस एक बार देख सकते हो कि सोल्व कैसे हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप उनको सोल्व करो। थ्योडलाइट को क्या करना है आपको कि एक बार इसको आप नोट से देख लेना, और आप बस एक बेसिक आइडिया ले लेना कि थ्योडलाइट है क्या चीज़। इसके अंदर जो प्रिंसिपल फंडामेंटल लाइंस हैं वो क्या है, कौन सी चीज़ किसके परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन किससे परपेंडिकुलर है, किस टाइप के एरर है, एक बार इसको देख लेना। कोई वीडियो हो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो, एक बार इसकी वर्किंग समझ लेना कि थ्योडलाइट है क्या। तो एक बेसिक आइडिया आपको लेना है, ज़रूरी नहीं आप इसके Q&A करो, क्वेश्चन आंसर करो, लेकिन एक आइडिया ज़रूर ले लेना थ्योडलाइट का। तो ये सब आपका काम आज का होगा। अच्छा, एक बड़ा कॉमन डाउट ये भी था कि आप लोग किसी और कोचिंग से एंगेज्ड हों और आप वहाँ पे पढ़ रहे हो और साथ में इसको भी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये जो मैं गाइडेंस आपको दे रहा हूँ, जिन बच्चों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है या फिर वो कोचिंग भी कर चुके हैं लेकिन 1 महीने 2 महीने से ऐसे ही खाली बैठे थे, एक मोटिवेशन नहीं आ रहा था उनके अंदर कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो ये उन लोगों के लिए है कि जो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहते हैं
या तो उन्होंने अभी तक कोई पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, या फिर वो पढ़ चुके हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये कोचिंग, ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए है। अगर आप किसी कोचिंग से एंगेज्ड हो, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, तो आप उनके अकॉर्डिंग चल सकते हो। अगर दोनों चीज़ों को आप मैनेज कर सको कि आप यहाँ से टॉपिक लेके आप उनकी वीडियोस में से वो टॉपिक पढ़ लो, आप ऐसा कर सकते हो। अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अपने पैसे लगाए हैं किसी कोचिंग में, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि रिसोर्सेज हर किसी के पास नहीं होती। आपके पास है रिसोर्सेज, तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।